हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के यूट्यूब चैनल पर। अभी रिसेंटली 29 जून को आपका गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम और जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो हो चुका है। आई होप आप सभी का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा और कंपैरेटिवली इस बार आपका प्रीलिम्स का जो एमसीक्यू बेस्ड लॉ का पेपर आता है और गुजराती लैंग्वेज का जो पेपर आता है वो ईजी आया था कंपैरेटिवली। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे मैंने इसका रिव्यू भी बनाया था पेपर का, आप चाहें तो देख सकते हैं। और क्योंकि अब आप सबका पेपर अच्छा हो चुका है मुझे पता है, तो आप सबने बिना देरी करे अपने मेंस की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी। क्योंकि देख लीजिए, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का एक ये पैटर्न रहा है कि आपके प्री और मेंस के बीच में ये 2 से सवा 2 महीने का गैप ही देते हैं। 2 महीने का ही जनरली रहता है। और सबसे अच्छी बात गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की मुझे ये लगती है कि जब ये स्टार्टिंग में अपनी डिटेल नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उस टाइम ये अपनी सारी की सारी टेंटेटिव डेट्स वहीं पर अनाउंस कर देते हैं और ज़्यादातर एग्जाम उन डेट्स पे हो जाता है। बहुत रेयरली होता है कि डेट आगे पीछे हो। और उसमें क्या पैटर्न रहता है कि आपका जब प्री का एग्जाम होता है उसके ऑलमोस्ट 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाता है और उसके 1.5-2 महीने बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन इस बार आपको पता है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है जिसके अंदर सभी कैंडिडेट्स के लिए अब 3 ईयर प्रैक्टिस कंपलसरी हो गई है अगर वो जुडिशियल सर्विस एग्जाम देना चाहते हैं। इस वजह से गुजरात जुडिशियल सर्विस के एग्जाम पर स्टे लग गया था और जो एग्जाम प्रीलिम्स का आपका मार्च में होना था वो एग्जाम आपका अब जाके जून में हुआ है। तो एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि गुजरात की और एक तरीके से राजस्थान की भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी जजमेंट आने से पहले, इसलिए इनके ऊपर इस जजमेंट का असर इस बार वाली नोटिफिकेशन पर नहीं होगा। मतलब जितने भी फ्रेशर्स हैं या जिनका 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है उन सब के लिए ये गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में भी और आरजीएस में भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग पूरे जी जान से मेहनत करिए, अच्छे से पेपर दिए और इस बार निकल जाइए, वरना फिर आपको 3 साल की प्रैक्टिस वाला जो पंगा है वो पड़ेगा। क्योंकि अभी उस जजमेंट के ऊपर भी आपका रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है, लेकिन देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी तक जो सीनेरियो है तो बहुत अच्छा मौका है फ्रेशर्स के पास इस बार गुजरात के अंदर सेलेक्ट होने का एज अ जज, ये एग्जाम क्लियर करने का। तो किस तरीके का पेपर आता है आपका गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का, क्या इसका पैटर्न रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ये सब आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्विकली मैं आपको जीजेएस मेंस का जो आपका सिलेबस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी नोटिफिकेशन थी जो इन्होंने फरवरी के अंदर रिलीज करी थी और इसके अकॉर्डिंग आपका 23 मार्च को प्रीलिम्स होना था और 15 जून को तो आपका मेंस हो जाना था। लेकिन अब आपका प्रीलिम्स ही 29 जून को जाके हुआ है और मेंस की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। जनरली ये जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका निकालेंगे जो आ जाएगा मुझे लगता है 10 से 15 दिनों के अंदर, उसके अंदर आपकी मेंस की डेट भी आपको बता दी जाएगी। चलिए तो जल्दी से हम देखते हैं आपका मेंस का सिलेबस जो यहाँ हमारे लिए रेलेवेंट है। आई होप आपका गुजराती का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सब होप कर रहे होंगे कि इस बार आप क्लियर कर जाएंगे और आप मेंस जरूर लिखेंगे गुजरात का। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिए जरूरी चीजें जो हैं, देखिए सबसे पहली चीज आपको पता ही है, जो गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम होता है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका सिविल लॉ का पेपर और दूसरा होता है आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर। और पहले इसका पैटर्न अलग था, वो भी अपन आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट इसका पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है कि पेपर 1 आपका क्रिमिनल लॉ का आता है और 100 मार्क्स का होता है और इसका 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। अब इसके अंदर सिलेबस में आपके कौन कौन से एक्ट हैं आप देख सकते हैं, ये मैं अभी यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऑलमोस्ट 15 एक्ट्स या सब्जेक्ट अगर हम कहें तो आपके क्रिमिनल लॉ के अंदर है। और इसके अलावा जो पेपर सेकंड है आपका सिविल लॉ का पेपर होता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, 3 आवर ड्यूरेशन का होगा और इसके अंदर भी आपके ऑलमोस्ट 13 एक्ट्स या सब्जेक्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। पहले सिलेबस गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का थोड़ा सा कम हुआ करता था, लेकिन 2020 के बाद से इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी है, द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर 1 and 2 ऑफ मेंस एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश।
आंसर टू क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 and 2 ऑफ मेंस एग्जाम मे बी गिवन आइदर इन इंग्लिश और इन गुजराती इफ नॉट सो इंटरेस्टेड। देखिए अब इसके अंदर क्या मजे की बात है, आरजेएस का पेपर आप सबको पता है, आरजेएस के पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इंग्लिश में भी लिखा होता है और साथ में हिंदी में भी लिखा होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में आंसर लिखेगा, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में पढ़ के हिंदी में आंसर लिखेगा। यहां पे आप आंसर अपना इंग्लिश में भी लिख सकते हो और गुजराती में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या क्लियर हुई कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नहीं लिख सकते ये आंसर। मोड ऑफ राइटिंग केवल दो है, या तो इंग्लिश या फिर गुजराती। दूसरी चीज, यहां जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका मेंस का, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए होंगे, गुजराती लैंग्वेज में नहीं लिखे हुए होंगे। तो अगर कोई गुजराती मीडियम से अगर लिख रहा है पेपर, गुजराती में अपने आंसर्स लिखेगा, तो क्वेश्चन उसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा पूरा, फिर आंसर भले ही उसका वो गुजराती के अंदर लिख दे। तो देखिए कितनी मजे की बात है ये वाली। इसके अलावा आपको जो मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, बाकी एज पर द कैटेगरीज और फिजिकल डिसेबल्ड जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है इसके अंदर। पर अगर मैं जनरल कैंडिडेट्स की बात करूं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50% है। 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट टोटल लेके आने ही आने, यानी 100 और 100 नंबर के आपके दो पेपर हैं, टोटल आपके 200 मार्क्स हैं। तो आपको 200 में से 50% यानी कि 100 मार्क्स मिनिमम लेके आने ही आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। और आगे इसमें एक और चीज क्या दे रखी है कि आपको ईच पेपर के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने ही आने हैं। मतलब ऐसा नहीं करना कि आपके सिविल में तो 70% आ गए और आपके क्रिमिनल में 20-25% ही रह गए, ऐसा नहीं है। आपको सिविल पेपर और क्रिमिनल पेपर दोनों के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग 40% मार्क्स लेके आने ही आने हैं, और एग्रीगेट जो आपका 200 मार्क्स है उसमें से आपको 50% यानी कि 100+ मार्क्स एग्रीगेट लेके आने ही आने हैं। यह आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जीजीएस मेंस पेपर्स का, वो ये है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं हमारे पेपर एनालिसिस पे और उसकी स्ट्रेटेजी पे। तो देखिए सबसे पहली अगर मैं बात आपको बताऊं तो 2011 और 2012 का जो पेपर था उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था जीजीएस मेंस का, और उसके बाद पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। तो 11 और 12 में जो आपका पेपर हुआ था जीजीएस मेंस का, एक तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, बाकी आप लोगों को पता होगा जो जीजीएस को तैयार करते आ रहे हैं काफी टाइम से, 2012 के अंदर अभी तक गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ था। 200+ सीट्स थी और उसके अंदर सिलेक्शन भी इन्होंने ऑलमोस्ट 200 के आसपास जजेस के किए थे। तो 2012 का जो बैच है मजिस्ट्रेट्स का, जजेस का गुजरात के अंदर, वो काफी बड़ा बैच है, इसलिए सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट 200+ का रिक्रूटमेंट हुआ था 2012 में। तो 11 और 12 में किस टाइप का पैटर्न आता था? ये पैटर्न आपका रहता था वही लॉ पेपर 1 जो सिविल लॉ का होता था, लॉ पेपर 2 जो आपका क्रिमिनल लॉ का होता था। ईच पेपर आपका 100 मार्क का होता था और 3 घंटे का टाइम आपको इसमें दिया जाता था। और जो आपका गुजराती लैंग्वेज का पोर्शन होता था या गुजराती ट्रांसलेशन का होता था, वो आपके सिविल लॉ के पेपर में ही 10 से 12 नंबर का आपको गुजराती ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ दे दिया जाता था। अलग से सेपरेट गुजराती लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं होता था, ना तो मेंस में ना प्रीलिम्स में। 2011 और 12 की बात कर रहा हूं मैं। केवल सिविल वाले पेपर के अंदर 10 से 12 नंबर का आपको गुजराती का ट्रांसलेशन दिया जाता था। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते थे, उनको गुजराती अगर बिल्कुल नहीं आती तो वो 10 नंबर का 12 नंबर का पूरा गैम्बल खेलते थे, छोड़ के चले जाते थे, और बाकी जो रिमेनिंग आपके मार्क्स हैं उसमें से इतना अच्छा स्कोर कर लेते थे कि उनका सिलेक्शन हो जाता था, अगर गुजराती बिल्कुल बिना पढ़े जाए तो। फिर आपका जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इसके अंदर आया 2012 में, जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ा बैच रिक्रूट हुआ था, तो उसके बाद काफी टाइम तक रिक्रूटमेंट आया नहीं। फिर 2017, 18, 19 और 20 लगातार ये 4 साल रिक्रूटमेंट आया गुजरात जुडिशियल सर्विसेज का, और यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या चेंज हुआ पैटर्न के अंदर? जो लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 पहले 100 नंबर के होते थे और उसके अंदर 3-3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता था हर पेपर के लिए, अब यहाँ पे लॉ पेपर 1 यानी क्रिमिनल आपका 75 मार्क्स का कर दिया गया, लॉ पेपर 2 सिविल आपका 75 मार्क्स का कर दिया गया, और दोनों के लिए आपको 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे मिलने लगे। 100 नंबर से कम करके 75 नंबर और 3 घंटे से कम करके जो आपका टाइम कर दिया वो 2.5 घंटे का कर दिया।
और एक चेंज जो इंट्रोड्यूस किया गया ये 2017 के बाद से, गुजराती लैंग्वेज का एक सेपरेट पेपर होने लग गया जीजेएस मेंस के अंदर। जीजेएस मेंस के अंदर गुजराती लैंग्वेज का एक सेपरेट पेपर होने लग गया जिसके अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स, आपको पता है ये क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया, 50 मार्क्स का आपका गुजराती का पेपर होता था और आपको टाइम दिया जाता था 1.5 घंटे का, और ये मेंस में होता था, मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल जो मेरिट बनती थी उसमें जुड़ते थे, ऐड होते थे। और इसका क्राइटेरिया ये था कि आपको 50 में से मिनिमम 20 नंबर लाना जरूरी है। अगर ये 20 नहीं आएंगे तो लॉ में भले ही आप 75 में से 70 नंबर ले आओ, कुछ फायदा नहीं होगा, यू आर डिस्क्वालिफाइड। ये पैटर्न आपका चला 2017, 18, 19 और 20 तक। फिर 20 के बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ उसके अंदर फिर से पेपर का पैटर्न चेंज किया गया। 2020 के बाद जो रिक्रूटमेंट आया वो आपका 2022 और 23 का रिक्रूटमेंट हुआ। इसके अंदर फिर से पेपर पैटर्न चेंज करके लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 जो आपका क्रिमिनल और सिविल का था उनको फिर से 100 मार्क्स का कर दिया गया, और वो 3 घंटे का टाइम इनके लिए। और आपका जो गुजराती का पेपर होता था मेंस के अंदर, जो मैंने आपको जस्ट नीचे दिखाया 17, 18, 19, 20 के अंदर जो मेंस में गुजराती का पेपर होता था उसको जीजीएस मेंस से हटा के अब प्रीलिम्स स्टेज में ही डाल दिया। आप सभी को पता है, अभी आप 29 जून को पेपर देके आए हो, तो आपने लॉ का जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर है वो दिया, और उसके जस्ट बाद में जो नॉन गुजरातीज हैं या जिनकी 10th और 12th गुजराती में नहीं हुई है उनको कंपलसरी था गुजराती का पेपर देना, तो वो उस पेपर को देके आए हैं प्रीलिम्स स्टेज पर ही। और जो पहले नंबर जुड़ा करते थे मेरिट के अंदर ये गुजराती पेपर के, अब उसको केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया। मतलब वही आपको 50 नंबर का पेपर होगा, 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और आपको 50 में से मिनिमम 20 मार्क्स इसमें लेके आने हैं। लेकिन अनलाइक जो पहले होता था वो मेरिट में आपके नंबर जुड़ते थे गुजराती के, अब ये आपका केवल एक क्वालिफाइंग पेपर रह गया, इसलिए आपके मेरिट में कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, और ये प्रीलिम्स स्टेज पर ही होने लग गया। आप सबको पता है ये चीज अच्छे से, आप अभी देके भी आए हो पेपर। और अब मेंस के अंदर देखा जाए तो केवल आपके लॉ पेपर 1 जो क्रिमिनल का है, लॉ पेपर 2 जो सिविल का है, 100 मार्क्स के पेपर है और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब फिलहाल आपका करंट में यही पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो अब जो आपका मेंस का पेपर होगा उसके अंदर आपको केवल 2 पेपर देखने को मिलेंगे, और ये चीज मैं आपको बता दूं, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाते हैं। यूजुअली संडे ही रहता है, संडे ही करते हैं ज़्यादातर, अभी तक कोई और दिन मैंने देखा नहीं है, हमेशा संडे को एग्जाम होता है। एक ही दिन के अंदर दोनों पेपर आपके हो जाते हैं। पहले आपका 3 घंटे का एक पेपर होगा, क्रिमिनल का होगा वो, उसके बाद आपको 1.5-2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा बीच में, लंच ब्रेक टाइप, और उसके बाद आपका सेम डे दूसरा पेपर हो जाएगा सिविल लॉ का 3 घंटे का। क्लियर? तो आपको समझ आया किस तरीके से पेपर का पैटर्न पहले हुआ करता था, फिर कैसे पैटर्न के अंदर चेंज आया। पहले 100 मार्क्स का था, फिर 75 का हुआ, फिर अब दोबारा 100 का हो गया। पहले गुजराती आपके सिविल के पेपर में ही आता था, छोटा सा पोर्शन 10-12 नंबर का, फिर गुजराती का अलग से मेंस में पेपर होने लगा, और अब जाके आपका गुजराती प्रीलिम्स स्टेज पे क्वालिफाइंग बना दिया गया। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि आपका जो मेंस का पेपर आता है जीजेएस का, उसका पैटर्न क्या आता है। तो देखिए जीजेएस मेंस पेपर का पैटर्न, सबसे पहली चीज जो हमने पेपर को एनालाइज किया, जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उनको एनालाइज किया, क्वेश्चन को एनालाइज किया, तो क्या इससे कंक्लूजन निकला। पहला, थ्योरी बेस्ड पेपर, नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जितने भी अभी तक इसके अंदर क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, प्रैक्टिकल बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड, या बहुत ही डीप कंसेप्ट बेस्ड या जजमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सारे के सारे बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए, बिल्कुल सीधे सीधे। तो आपको प्रिपरेशन भी इसी हिसाब से करनी है कि थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर आपका आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते। बाकी एग्जाम जैसे आपका आरजेएस हो गया या आपका हरियाणा और दिल्ली हो गया, उसमें तो आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन गुजरात में
प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट एंड थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। आगे हम चले तो क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम कोर टॉपिक्स ओनली। तो देखिए आपको पता है हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ कोर टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर सीआरपीसी का एग्जांपल लूं तो सीआरपीसी में आपका अरेस्ट वाला पोर्शन हो गया, इन्वेस्टिगेशन वाला पोर्शन हो गया, आपका ट्रायल हो गया, बेल हो गया, ये आपके या मेंटेनेंस हो गया, ये आपके कोर टॉपिक्स है सीआरपीसी के या बीएनएसएस के मैं कहूं जो आपके सिलेबस में है। तो इन कोर टॉपिक्स में से ही सवाल आपसे पूछा जाता है। कोई भी आपसे अनकन्वेंशनल टॉपिक में से या बहुत इन डेप्थ टॉपिक में से कभी सवाल जीजीएस के अंदर नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्शंस या चॉइस गिवन टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है जीजीएस की। आरजीएस में आपके क्या होता है, ऑप्शन या चॉइस आपको नहीं दी जाती है। जितने क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे करने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें से आप कोई दूसरा कर लो। लेकिन जीजीएस की अच्छी बात यह है कि हर बार वो क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन का मतलब कि 6 क्वेश्चन दे दिए, 6 में से कोई भी 5 सॉल्व कर लो, या 5 दे दिए उनमें से कोई भी 3 सॉल्व कर लो। तो इसके अंदर आपको ये फायदा रहता है कि कोई सवाल अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको अवॉइड करके उसके जगह दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कोई भी मार्क्स का नुकसान वहां पे नहीं होगा। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस के अंदर जीजीएस मेंस के अंदर जो पेपर आता है उसमें ऑप्शन या चॉइस दी जाती है कैंडिडेट्स को। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। सेपरेट आंसर शीट्स आर प्रोवाइडेड। बहुत ही नॉर्मल जनरल सी बात है, लेकिन मुझे लगा आपको ये चीज बतानी चाहिए क्योंकि जो आरजीएस का पेपर आता है, आरजीएस का पेपर जो यहाँ देते हैं कैंडिडेट्स, उनका पेपर कैसा आता है, आपका ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, नीचे फिर आपका ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड होता है उसी शीट के अंदर जहां आप अपना आंसर लिखते हो। लिमिटेड स्पेस होता है और फिर वो लिखने के बाद आप कंप्लीट वो अपनी आंसर शीट वहां सबमिट कर देते हो। एग्जामिनेशन सेंटर से आप घर पे साथ में कुछ भी लेके नहीं आते। लेकिन जीजीएस के अंदर क्या होता है, जैसे आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी होते हैं, आपको पता ही है कि अलग से आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है और शीट्स अलग से प्रोवाइड करी जाती हैं। आपको अलग से शीट्स मिलेंगी, तो आप आराम से जितना लंबा अपने हिसाब से आंसर लिखना चाहो, इतना ज़्यादा वर्ड लिमिट की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, स्पेस की लिमिट नहीं है। अगर आपको और ज़्यादा शीट्स चाहिए तो आप सप्लीमेंट्री शीट्स भी ले सकते हो। तो इसी तरीके से, और जब आप एग्जाम देके घर वापस आते हो तो क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ लेके आते हो। तो ये भी एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजस्थान वाले स्टूडेंट्स काफ़ी देते हैं गुजरात का पेपर, तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि आरजीएस की तरह आपको वही क्वेश्चन मिलेगा और नीचे स्पेस मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर अलग और अलग से शीट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, जीजीएस के सिलेबस में सर्टेन एक्ट्स या सर्टेन टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ऑल्दो सिलेबस के अंदर आपके 30+ सब्जेक्ट्स या एक्ट्स दे रखे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज वाले एक्ट्स हैं, वो आपके कौन कौन से हैं देखिए, अपन क्विकली डिस्कस करते हैं उसको। सिविल लॉ की मैं बात करूं तो आपका सीपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया। ऑल्दो पार्टनरशिप एक्ट माइनर के अंदर आता है, लिमिटेशन एक्ट माइनर में आता है, एसआरए माइनर में आता है, लेकिन इन तीनों का भी बहुत ज़्यादा वेटेज आता है आपके जीजीएस मेंस के सिविल पेपर में। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं इनका बहुत ज़्यादा वेटेज आता है, और इनके अलावा जो आपके गुजरात के लोकल लॉज हैं या जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, टीपीए है, उनका बहुत कम वेटेज आता है। एक एक क्वेश्चन ही आता है अमूमन आपके पेपर के अंदर। और इसी तरह अगर मैं आपके क्रिमिनल लॉ की बात करूँ, क्रिमिनल लॉ के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तो आपके मेजर लॉज हो गए, इनका काफ़ी वेटेज आता है। लेकिन आपके जो माइनर हो गए जैसे एनआई एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये माइनर है लेकिन इनका भी बहुत ज़्यादा वेटेज आता है, बहुत ज़्यादा सवाल इनसे पूछे जाते हैं। और इन एक्ट्स के अलावा आपका जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो गया, या फिर पॉक्सो एक्ट जो अब आपका जोड़ा गया है वो हो गया, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ हो गया, पीसीपीएनडीटी एक्ट हो गया, इनसे एक एक सवाल ही पूछा जाता है। बहुत कम वेटेज इनका आपको पेपर के अंदर देखने को मिलता है। तो हमें ये जो एक्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैक्सिमम आपका जो पेपर आएगा वो इन्हीं से बन के आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए मूविंग फर्दर, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके जीजीएस मेंस के अंदर, कौन से एक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, क्या पैटर्न है, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर वो किस टाइप के आते हैं ये हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए जनरली आपकी जो मार्किंग स्कीम रहती है वो किस तरीके की रहती है, आपको
5 मार्कर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 7 मार्कर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। और इनके अंदर आपको किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, या तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 5 मार्कर 7 मार्कर के अंदर, या आपसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा। तो जैसे मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको सिविल का एग्जांपल दूं तो सिविल के अंदर जैसे आपके अगर डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन आएंगे तो टेम्परेरी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, लीज और लाइसेंस में क्या डिफरेंस है, या फिर आपके सेट ऑफ काउंटर क्लेम में क्या डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डिफरेंस बिटवीन में सिविल में पूछे जा सकते हैं। और राइट अ शॉर्ट नोट की बात करूं मैं सिविल के अंदर, तो आपका इंटर प्लीडर सूट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपका समरी सूट पे आ सकता है, रिप्रेजेंटेटिव जो आपके सूट्स होते हैं उन पे आ सकता है, आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या लिस्ट पेंडेंस जो आपका टीपीए का कंसेप्ट होता है, पार्ट परफॉर्मेंस जो आपका कंसेप्ट होता है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। और थोड़ा सा अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो जैसे रेस जुडिकेटा आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप के एसेंशियल क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे करी जा सकती है। इस तरीके से आपके सिविल में पूछे जा सकते हैं। और मैं क्रिमिनल का एग्जांपल अगर क्विकली आपको बताऊं तो लॉन्ग के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्लीट जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होती है मजिस्ट्रेट के सामने वो एक्सप्लेन करो, या फिर आप मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स पूरी की पूरी एक्सप्लेन करो, या फिर जो भी प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन इन कोर्ट है वो आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो। ऐसे आपके लॉन्ग में आ सकता है। शॉर्ट नोट में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीवियस हर्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समरी ट्रायल या चार्ज या डाउरी डेथ। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। और डिफरेंस बिटवीन की बात करूं तो आपको पता ही है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस, इंक्वायरी ट्रायल में डिफरेंस, एब्डक्शन और आपके किडनैपिंग में डिफरेंस, या फिर आपके एफआईआर और कंप्लेंट में डिफरेंस। इस तरीके से आपसे थेफ्ट एक्सटॉर्शन, इस तरीके से आपसे डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल पेपर। मार्किंग स्कीम और ये पैटर्न दोनों का सेम ही रहता है, चाहे सिविल का पेपर हो या क्रिमिनल का पेपर हो। आगे हम चलते हैं तो देखिए 10 से 12 नंबर का आपका एक ऐसे का क्वेश्चन आता है दोनों पेपर में। सिविल लॉ के पेपर में भी आता है 10 से 12 नंबर का एक ऐसे का क्वेश्चन, और आपके क्रिमिनल लॉ के पेपर में भी आता है 10 से 12 नंबर का एक ऐसे का क्वेश्चन, दोनों के अंदर। और इसके अंदर जो आपके जनरल टॉपिक्स होते हैं, लीगल टॉपिक, जैसे कि आपका समरी ट्रायल से रिलेटेड हो गया, लीगल एड हो गया, या फिर आपका स्पीडी ट्रायल हो गया, एडीआर मैकेनिज्म हो गया। इसके अलावा आपका द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड ऐसे पूछा हुआ है, आर्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग आपसे पूछा हुआ है, मीडिएशन बताओ या एडीआर मैकेनिज्म, इस टाइप के आपसे लीगल जो रिलेटेड है वो टॉपिक्स पूछे हुए हैं। और अगर मैं जनरल टॉपिक की बात करूं तो जैसे आपके रोल ऑफ जजेस इन सोसाइटी, या फिर रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 10 से 12 नंबर का ऐसे का क्वेश्चन आता है और दोनों पेपर में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिविल में भी आता है, क्रिमिनल में भी आता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जैसे आपसे क्रिमिनल पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद देखिए बहुत ही मजेदार बात, जिसको मैं कहूंगा बिल्कुल आपका फ्री के नंबर होते हैं एक तरीके से, ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके स्पेशली माइनर एक्ट से पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्ट बताए थे जिनका वेटेज ज्यादा होता है, उनके अलावा जो एक्ट होते हैं आपके सिलेबस के अंदर, जो गुजरात के लोकल एक्ट हो गए या अदर माइनर लॉज, उनसे रिलेटेड ज्यादातर आपके ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं। ट्रू और फॉल्स में कुछ नहीं है, आपको 6 से 7 या कई बार 10-10 क्वेश्चन तक दे रखे होते हैं। स्टेटमेंट होते हैं नॉर्मल, और वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। और केवल आपको आंसर कॉपी के अंदर नंबर डालना है और उसके आगे ट्रू या फॉल्स लिखना है। तो कई बार लोग इसमें तुक्के मारते हैं, तो भी उनको नंबर मिल जाते हैं। तो ये नंबर आपके, और इजी सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा आपसे इसमें डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग नहीं पूछा जाता। ये एक तरीके से आपके फ्री के नंबर होते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा आपके वेरी शॉर्ट टाइप आपके 2-2 या 3-3 नंबर के भी पूछे जाते हैं, जिनके आंसर आपके 1 लाइनर टाइप के आंसर होते हैं, जो आप 1 या 2 लाइन के अंदर दे सकते हो। जैसे आपसे अगर ये पूछ लिया कि जो सेक्शन 57 है सीआरपीसी का वो एक्सप्लेन करो, या फिर इसके अलावा आपसे
164 या 167 का कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका आंसर केवल 1 या 2 लाइन का है, अगर इतनी सी चीज आपसे पूछ लिया, या आपसे ये पूछ लिया कि जो आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं, या फिर आपका जो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उसका जो सेक्शन नंबर 3 है, एडमोनिशन पे जब रिलीज करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस है जिनके लिए रिलीज किया जा सकता है एडमोनिशन पर। तो आपको पता ही है 379, 380, 381, 404 एंड 420, ये तो आईपीसी के, और इसके अलावा कोई ऑफेंस जो 2 साल तक के लिए पनिशेबल है। तो ऐसे छोटे छोटे आंसर 1 या 2 लाइन के वो भी आपसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट के अंदर, 1 लाइनर के अंदर। ये भी एक तरीके से आपके फ्री के नंबर ही होते हैं। इसके बाद एक और जो बड़ा पोर्शन आता है वो आता है आपका ऑर्डर राइटिंग का। तो देखिए, अनलाइक राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज जिसके अंदर आपके जजमेंट राइटिंग आती है जो बहुत लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होती है, यहाँ जीजेएस के अंदर आपसे ऑर्डर राइटिंग पूछी जाती है, और वो आपके या तो 10 नंबर की आ जाती है, कई बार 15 नंबर की पूछ ली जाती है। अगर यहाँ 15 की हो जाएगी तो वहाँ आपके ट्रू और फॉल्स थोड़े कम हो जाएंगे, यहाँ 10 की रहेगी तो वहाँ आपके ट्रू और फॉल्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, ऐसे रहता है। तो ऑर्डर राइटिंग आपके सिविल के पेपर और क्रिमिनल पेपर दोनों के अंदर पूछी जाती है। तो मैं आपको बताऊं ऑर्डर राइटिंग किस तरीके की, जैसे आपका सिविल के अंदर पूरे फैक्ट्स आपको दे दिए, करीब 1 या 2 पैराग्राफ के आपको फैक्ट्स दे रखे होते हैं। उन फैक्ट्स को पढ़ के आपको या तो उसके अंदर कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास करना है, या आपको समरी सूट के अंदर कोई ऑर्डर पास करना है, या आपको रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कोई ऑर्डर पास करना है। इस टाइप के ऑर्डर आते हैं आपके सिविल वाले पेपर में, जीजेएस में। और वहीं अगर मैं बात करूं क्रिमिनल पेपर की, तो क्रिमिनल में आपके या तो ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज, इस पे आपको ऑर्डर लिखने को आ जाता है, नहीं तो जो मैक्सिमम आपको आता है ज्यादातर वो आता है आपको बेल ऑर्डर लिखने के लिए। यानी कि आप कोई भी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हो या ग्रांट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको ऑर्डर लिखना होता है, ये आपके क्रिमिनल के पेपर में आता है। कई बार कैंसिलेशन ऑफ बेल का ऑर्डर भी आपको लिखने के लिए आ जाता है। तो इसकी भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत सिंपल स्कोरिंग रहता है ऑर्डर राइटिंग। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या आपका पैटर्न रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जीजेएस मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। चलिए तो अब एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज, फोकस ऑन कोर टॉपिक्स ऑफ एवरी एक्ट और सब्जेक्ट। ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं पिछली वाली स्लाइड के अंदर, कि आपके जो कोर और कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार बनता है अमूमन हर एग्जाम के अंदर, उन्हीं टॉपिक्स में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन के आते हैं। बहुत ज्यादा कोई अनकन्वेंशनल एरिया से या कोई ऐसा एरिया जिससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है, उससे सवाल आपके अमूमन नहीं पूछे जाते। तो आपको सबसे पहले जो भी आपका एक्ट या सब्जेक्ट है उसके जो कोर टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको सीआरपीसी के अभी बताए थे, इन्वेस्टिगेशन हो गया आपका, या आपका बेल हो गया, अरेस्ट हो गया, ये सीआरपीसी के हो गए। आईपीसी का आपका जो भी जैसे मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एटसेट्रा जो भी इसके अंदर होते हैं। इसी तरीके से मैं आपके माइनर की बात करूं तो पॉक्सो के अंदर जैसे आपके रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट वाले जो प्रोविजन है 24, 25, 26, या पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट जो आपके सेक्शन 33 के अंदर है, ये सब हर एक्ट के एक तरीके से कोर टॉपिक्स होते हैं। तो इनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है मेंस के हिसाब से, जीजेएस के। इसके बाद देखिए, प्रैक्टिस थ्योरी बेस्ड या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन या इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जीजेएस में ज्यादा, तो मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करिए जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधा सीधा कि व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन, उसके डेफिनेशन, या फिर आपसे पूछ लिया गया रेस्ट जेस्टे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस्ट जेस्टे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्ली बार्गेनिंग। इस टाइप के जो आपके बिल्कुल सीधे सीधे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कि डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेंट, डिफाइन इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, इस तरीके से जो डायरेक्ट आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपका पेपर मैक्सिमम इसी से बन के आएगा।
नेक्स्ट इज फोकस ऑन ऑर्डर राइटिंग। अभी मैंने जस्ट आपको बताया पिछली स्लाइड के अंदर कि ऑर्डर राइटिंग आपकी इजी भी आती है और स्कोरिंग भी आती है। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए लगभग उसी में से आपकी ऑर्डर राइटिंग आएगी, सिविल की और क्रिमिनल की, और बहुत ज्यादा नंबर की आती है, 10 से 15 नंबर की, इजी आती है और बहुत स्कोरिंग भी रहती है। आरजेएस के जजमेंट में तो ये होता है कि बहुत लंबा जजमेंट आता है, आप कई बार ढंग से पढ़ नहीं पाते या आपने गलत चार्जेस लगा दिए तो पूरा गलत हो जाता है, लिखने का समय इतना नहीं मिलता। लेकिन ऑर्डर राइटिंग आप करोगे तो एक पेज के अंदर ऑर्डर आपका खत्म हो जाता है, और कंपैरेटिवली जजमेंट के मुकाबले लिखना इजी पड़ता है और स्कोरिंग पड़ता है। तो ऑर्डर राइटिंग की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। मार्केट में अलग अलग टाइप की बुक्स अवेलेबल हैं, बाकी टेस्ट सीरीज के अंदर भी कराए जाते हैं ऑर्डर, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर राइटिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये आपको बहुत स्कोरिंग रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फॉलो 70-30 रूल। ये मैंने मेरे एक वीडियो के अंदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा ये वीडियो, इसके अंदर मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करी हुई है। उसके अंदर मैंने आपको 70-30 रूल बताया था। 70-30 रूल का क्या मतलब होता है? हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, या मैं ऐसे भी कहूं तो यूनिवर्सिटी और इवन स्कूल लेवल एग्जाम के अंदर भी क्या होता है कि आपका जो 70% पेपर बनता है वो केवल 30% सिलेबस में से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो पेपर 70% बनता है, मतलब किसी भी पेपर में जो 70% क्वेश्चन होते हैं वो आपके सिलेबस के केवल 30% पोर्शन से बनते हैं, और 70 के बाद बाकी जो 30% क्वेश्चन होते हैं वो आपके बचे हुए 70% सिलेबस में से बनते हैं। समझ आ रही चीज आपको? ये वही चीज हो गई जो मैं कोर टॉपिक्स की बात कर रहा था आपसे। तो यहां आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है, सबसे पहले जो वो 70% क्वेश्चन जहां से बनते हैं आपके 30% सिलेबस के अंदर से, तो सबसे पहले आपको ये 30% सिलेबस, जो कोर सिलेबस है, कोर टॉपिक्स है, इनको कंप्लीट करना है, जिससे कि आपका ऑलमोस्ट 70% पोर्शन कवर हो जाएगा एग्जाम का। सबसे पहले इस पे फोकस करना है। सो यू हैव टू फॉलो द 70-30 रूल। क्लियर? समझ आई चीज आपको? आगे देखिए, प्रैक्टिस जनरल ऐसे टॉपिक्स। मैंने आपको ऐसे के एग्जांपल भी बताया कि किस तरीके के एसेज आपके आते हैं। ज्यादातर जनरल लीगल एसेज आते हैं, या अगर आपके करंट टॉपिक या सोशल टॉपिक से रिलेटेड भी आएंगे तो बिल्कुल सिंपल, जो आपने कई बार सुने हैं, लिखे हैं, कई बार आपने देखे हुए इस टाइप के एसेज, तो उनको आप कोई भी अच्छी सी बुक मार्केट से लेके आइए, या फिर नेट पे भी आपको मिल जाएंगे। अब तो आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके भी ऐसे के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। करना चाहिए टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने पढ़ाई के अंदर भी, बहुत सही रहता है। तो इन ऐसे टॉपिक्स के अच्छे से नोट्स बनाइए और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऐसे के अंदर भी क्वेश्चन में आपको 2 या 3 में से ऑप्शन मिलेगा एक लिखने का, और अगर आपका कोई अच्छा प्रिपेयर करा हुआ वहाँ पर आ गया तो आप बहुत ईजिली 12 नंबर में से 7 से 8 नंबर, 9 नंबर तक बहुत आसानी से स्कोर कर लोगे। लोगों के मैंने 12 में से 10-10 नंबर देखे ऐसे के अंदर, इतना अच्छा ऐसे लिखा उन्होंने। क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा जो जनरल ऐसे के टॉपिक्स हैं, लीगल ऐसे टॉपिक्स, करंट टॉपिक्स थोड़े से, या फिर जो जनरल आते हैं ऐसे में, बहुत ज्यादा आपको कोई एडिटोरियल पढ़ने हैं अखबारों के, या बहुत ज्यादा आपको कोई आईएएस के क्वेश्चन देखने, यूपीएससी के, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो जनरल टॉपिक्स पे आते हैं लॉ एग्जाम के अंदर, लीगल एग्जाम्स में, वही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल, सो दैट आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए, और आप पेपर को विद इन टाइम कंप्लीट कर पाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, विद इन टाइम सॉल्व करिए, जिससे आपको लिखने का तरीका है, और वहाँ पे आप अच्छी राइटिंग में, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ विद इन कंस्ट्रेंट टाइम लिमिट अपना पेपर बहुत अच्छे तरीके से पूरा करो। तो इसके लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, सारथी लॉ इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपको जीजेएस मेंस की भी मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत जल्दी इससे रिलेटेड भी हम जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो की फॉर्म में, रील की फॉर्म पे हमारे चैनल पे डालेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जैसे ही मॉक टेस्ट सीरीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, आपको सही लगता है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो मॉक टेस्ट सीरीज आपके एकदम जीजेएस मेंस का जो पैटर्न है उस पर बनाई गई है, और जो हाईली क्वालिफाइड आपकी फैकल्टी है, जो खुद जीजेएस मेंस 3-3, 4-4 बार लिख चुके हैं, अच्छे मार्क्स से मेंस क्लियर कर चुके हैं, उनके द्वारा वो बनाई गई है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और किस तरीके से आपको जीजेएस मेंस की प्रिपरेशन करनी है, कैसा पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये आपको इस वीडियो को देख के मुझे लगता है आइडिया लगा होगा। सो पढ़ते रहिए, समय कम बचा है, कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है जीजेएस मेंस की भी, और जो मैंने आपको बताया कि 2 महीने का टाइम मिलता है, तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका टेंटेटिवली हो जाना चाहिए जीजेएस मेंस का एग्जाम। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करिए और क्लियर करिए जीजेएस का एग्जाम, जज बनिए। थैंक यू सो मच।